अफ्रीका के जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ काफी सामान बिखरा हुआ नजर आता है। ठीक इसी वक्त एक लड़की वहां से गुजरती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर कर भाग रही है। और जब वो एक छोटी सी नदी के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है तो उसे एक दरख्त नजर आता है जिसके साए में वो छुप जाती है। और तभी वहां एक आदमखोर आ जाता है। ये कौन था ये आपको आगे पता चलेगा। उनके हाथों में बंदूकें भी थीं। पागल कुत्ते की तरह वो लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसने तो अपनी सांस तक रोक ली और छुपी हुई थी। जब उसे लगा कि वो बच जाएगी तो उसने उस नदी के रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भागना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा देर तक भाग नहीं सकी क्योंकि जल्दी में वो देख नहीं पाई कि आगे एक जाल लगा हुआ था जो इन्हीं आदमखोरों ने लगाया था। जैसे ही वो उसके पार गई, फंदे में लटक गई और इस आवाज से उन्हें भी पता चल गया। आते ही वो उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जैक अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ है। उसके सामने एक आदमखोर कबायली रस्सियों में कैद है। ये इन्हाई कबायली लोगों का आदमी है जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कोई आम कबायली नहीं है, बल्कि इसने पिछले 4 सालों में 340 स्याहों को मार डाला है। सिर्फ यही नहीं, मारने के बाद ये लोग इन्हें कच्चा खा जाते हैं। और इस बात की मालूमात जैक को बहुत पहले से है क्योंकि वो एक गाइड है। वो अफ्रीका के जंगलात में वाइल्ड लाइफ सफारी करवाता है, लेकिन स्याहों के गायब होने से वो काफी परेशान है। इसीलिए आज जब ये आदमी हाथ लगा तो उसने इसे सीधा मारा नहीं, बल्कि उसके हाथ पांव बांध दिए, फिर इसे सवाल जवाब किए। जैक के लिए सबसे जरूरी यह है कि उसे पता चल सके कि बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन वो बहुत ही वफादार है, हाँ, अपने लोगों के लिए। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा तो जैक ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला दिया। मगर इसे ये बात मालूम है कि ऐसा करके उसने इन कबायलियों के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया है। अब उसे किसी भी हाल में उन्हें पकड़ना है और इस जंगल से दूर ले जाना है। दरमियान में ये अफवाह भी उड़ी थी कि वो अपने लोगों को शहर ले जा रहे हैं जहां वो वहां पर कब्जा कर सकेंगे। अब जैक अपने बॉस के पास गया और उन्हें कहा कि हमें कुछ दिन के लिए सफारी को रोक देना चाहिए, क्योंकि याद रखो ये सयाह गायब हो रहे हैं। मगर बॉस तो उसे ये कह देता है कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन चीजों पर। अगर हम सफारी को बंद कर देंगे तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी और तब तो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अभी एक सयाहों का ग्रुप आया है, उसे सफारी पर जाना है, तो मैं जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। जैक तो बेचारा मायूस हो गया, यहां वो क्या करने आया था और हो क्या गया। खैर, वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ हमें सयाह नजर आए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो जंगल के अंदर जाएं और इस सनसनीखेज तजुर्बे का मजा लें। इन्हीं में से एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये उनकी पहली ट्रिप थी जो वो साथ में करने वाले थे। यहाँ जैक अपनी असिस्टेंट के साथ उन जगहों की फहरिस्त बना रहा था जहां जहां उन्हें जाना था। उनके पास पूरे जंगल का नक्शा था, लेकिन जैक तो वैसे भी जंगल के हर एक कोने को जानता है। जब ये लोग निकलने ही वाले होते हैं तो इसी वक्त कैरी आकर उनसे दरखास्त करती है कि अगर ये लोग थोड़ी देर और इंतजार कर लें तो क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड मारिया आ जाए। दरअसल आज सुबह उन दोनों की लड़ाई हो गई थी, मगर कैरी को यकीन था कि वो जरूर आएगी। तो सब लोग इसी उम्मीद में बैठ जाते हैं। वहां टोनी भी पहुंच गया, जिसे एडवेंचर बहुत पसंद है। उसे इस पूरे जंगल का चिप्पा चिप्पा मालूम था, मगर सबसे अहम बात यह थी कि वो जान का बेटा था। कुछ ही देर में मारिया भी आ गई और फिर ये लोग अपने सफर का आगाज करते हैं। कुछ घंटों के बाद जब ये लोग जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं तो जैक एक जगह गाड़ी रोक देता है। सबसे कहता है कि अगर किसी को फ्रेश होना है तो यहाँ हो जाए, हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। सब अपने अपने मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जैक ने यहाँ एक हद मुकर्रर कर दी थी कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा जब तक वो खुद ना देख ले कि आगे सब कुछ ठीक है या नहीं। टोनी एक दरिया के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। कुछ बातें थीं जो वो अपने वालिद से छुपा रहा था। अचानक उसी वक्त एक चीख सुनाई दी। ये तो मान गया कि आवाज सुनकर सब उसके पास दौड़ते हुए आए, लेकिन एक एक करके सबको उल्टियां होने लग गईं। जब कैरी वहां पहुंची तो वो दंग रह गई। जब वहां असिस्टेंट आया तो उसके भी होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वहां सारे सियाह पहुंच गए। जब उन्होंने इस चीज को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वहां उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसके सिर्फ उसके पैर बचे थे। ऊपर से जिस्म को आदमखोरों ने खा लिया था। हो सकता है कि वो बाकी हिस्से को खाने के लिए वापस आएं। उस दौरान हमें कुछ फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे जिंदा हालत में उसे खाया गया। आपकी रूह कांप जाएगी वो सब देखकर। ये जंगल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे राज और कहानियां छुपी हैं जो सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाएगा। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर इस लड़की की ऐसी हालत किसने की होगी। असिस्टेंट का कहना है कि ये किसी जानवर का काम होगा, मगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये इतने सही तरीके से मारना और फिर खाना किसी जानवर का काम तो नहीं लगता। वहां जैक आया। उसने जब इस लड़की को देखा तो फौरन समझ गया कि ये किसका काम है।
टूरिस्ट की घबराहट देखकर उसने सच बता दिया कि यहाँ एक कबीला रहता है जो आदमखोर है और ये इन्हीं का काम है। अब इनके हाथ बंदूक भी लग चुकी है। ये सब सुनकर सब वहां से जाने की बात करते हैं तो जैक बगैर देर किए सबको गाड़ी में बिठा देता है। लेकिन अब वो खुद अकेला जाने वाला था क्योंकि उसे इन सबको खत्म करना है। मगर टोनी अपने वालिद को इस तरह मौत के मुंह में तो नहीं जाने देगा। अगर वो गया तो हो सकता है कि जिंदा वापस ना आए। जैक का कहना था कि इन सब की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसने अपने बेटे और असिस्टेंट को साथ छोड़कर खुद अकेला निकल गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो हमें नजर आया कि उसके नीचे एक कबायली छुपा हुआ था जो कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, यानी उन लोगों पर बहुत पहले से उसकी नजर थी। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका था। ठीक उसी वक्त उनकी गाड़ी रुक गई। टोनी ने चेक किया तो पता चला कि लंबे वक्त तक चलने की वजह से ऐसा हुआ है। वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। अब आगे 1 मील भी नहीं जा सकती, यानी कि अब उन्हें इसी जंगल में रात गुजारनी होगी। तो जैक गुस्से में आकर नीचे कूदा और असिस्टेंट को गालियां देने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। असिस्टेंट के चेहरे पर भी हम खौफ देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा जाहिर करता है कुछ उनके लिए नॉर्मल है। और आखिरकार सबने दरखास्त पर रेस्क्यू टीम से राब्ता करने की कोशिश की, मगर यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब तक तो जैक का कुछ पता नहीं है, ना जाने वो कहाँ है, जिंदा है या फिर मर चुका है। टोनी ने कैरी को पुरसुकून किया और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इन सबको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, तभी वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। एक दरख्त के नीचे ये लोग आग जलाकर वहीं बैठ गए। टोनी ने साफ हिदायत दी कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। अगर उन्हें कहीं जाना हो तो किसी दूसरे के साथ जाए। सबके चेहरों पर हम एक को देखते हैं कि अचानक टीना को कुदरती हाजत महसूस होती है तो वो अपने शोहर मोन के साथ चलने को कहती है। एक दरख्त के नीचे वो बैठ गई और कुछ फासले पर मोन खड़ा था। अचानक हमने वहां एक आदमखोर को देखा। उन्हें तो इस जंगल में रोशनी या अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकार बिल्कुल सामने था। वो पूरी ताकत से झपटते हैं और टीना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मोन ने हल्की सी आवाज सुनी तो आगे आया, मगर तब तक उसके साथ भी उसका खेल खत्म हो चुका था। वो तीन चार थे जो एक साथ उसे मार रहे थे और उसकी आवाज बाकी सब ने सुन ली। फौरन सब खड़े हो गए और कैरी तो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। लेकिन असिस्टेंट ने सबको वहीं रुकने को कहा कि अगर वो अकेला गया तो वापस नहीं आएगा। अचानक वहां टीना आ गई, मगर वो जैसी गई थी वैसी नहीं आई, बल्कि उसके जिस्म पर हजारों जख्म थे। एक हाथ कटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खींच लिया हो। वो कुछ बता पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अब कैरी पागल हो चुका है। वो मारिया से यहाँ से पैदल चलने को कहता है। उसका मानना था कि वो इस जंगल को पैदल, लेकिन मारिया अकेले नहीं जाना चाहती। उससे भी शायद खतरे का अंदेशा है। टोनी टीना की मौत से काफी मायूस हो जाता है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि किसी भी सयाह की जान जाए, क्योंकि इनमें उनका कोई कसूर नहीं था। इसी वक्त हम एक बूढ़े जोड़े को देखते हैं जिनमें से बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वो खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसकी बीवी अचानक सदमे में चली गई कि अब वो क्या करेगी। टोनी ने सब लोगों से कहा कि अब उन्हें भागना होगा क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। उसने सबको सख्ती से हुक्म दिया कि सब लोग उसके पीछे पीछे आ गए। इसी जंगल में हर एक को नापता है। इस दौरान हम देख सकते हैं कि अब इन लोगों के पीछे इन आदमखोरों का पूरा ग्रोह पड़ चुका है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। दरमियान में वो फायरिंग कर रहे थे जिससे गलती से एक गोली उस बूढ़ी औरत को लग जाती है, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाती है। दोनों का खेल खत्म हो गया। जब टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ सिर्फ मारिया ही थी जो काफी डरी हुई थी। और बाकी लोग कहाँ गए? वो मारिया को तसल्ली देता है कि वो इस वक्त सबसे महफूज जगह पर है, यहाँ कोई नहीं आएगा। टोनी के दिन में अपने वालिद का ख्याल बार बार आ रहा है कि ना जाने वो किस हाल में होंगे। दूसरी तरफ से हमें हर कुछ देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उन्हें वो लोग भी नजर आ गए हैं। इधर टोनी और मारिया सांस रोक लेता है क्योंकि अभी भी उसे एहसास हुआ है कि वो ऊपर ही है। जी हाँ, इन लोगों ने भी ये पहले से देख रखा था कि कहाँ कौन सी जगह है जहां वो सयाह छुप सकते हैं, इसीलिए वो पहले उन्हीं जगहों पर जाते हैं। जब टोनी ने देखा कि वो अकेला है तो उसने लड़ने का सोचा। अचानक उस पर हमला कर दिया गया। शुरू में तो हमें लगा कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। बीच में तो उसके हाथ में बंदूक भी आ गई, लेकिन वो गलत था। वहां सिर्फ वो नहीं था बल्कि उसकी पूरी टोली थी जो उसे कैदी बना लेती है और मारिया को कंधे पर उठा लेती है और सब उसे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं जहां पर उन जैसे और भी आदमखोर थे जो उन दोनों को देखकर खूब हंसते हैं। तो मारिया सामने बैठे लीडर को खुदा का खौफ दिलाती है कि तुम्हें क्या मिलता है, हम बेकसूरों को मारकर हमारी इसमें क्या गलती है, ऐसा करके तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो।
नाम सुनकर वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनके लिए खुदा एक मजाक था। और इतने में लीडर उठकर आया और मारिया से बोला कि तुम लोग हमारा खाना हो और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपना पेट भर सके, वरना हम भूख से मर जाएंगे। तुम लोगों के यहाँ आने से हमारे महीनों के खाने का इंतजाम हो गया है। मारिया का रंग फक हो जाता है। इनकी ये बातें सुनकर इसी वक्त एक ने बंदूक से मारकर उसे बेहोश कर दिया। बीच बीच में जब जब उसे होश आया तो उसने मारिया की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। उसके आसपास वो सब घेरे में खड़े थे और इसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था। और जब इसे अच्छी तरह होश आया तो वो खुद को एक वेयरहाउस जैसी जगह पर पाता है। उसके हाथों के साथ साथ पैरों को भी इस तरह बांधा गया था जैसे अब ये लोग इसके सारे जिस्म के हिस्से काटेंगे। जब उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई तो दूर दूर तक कहीं भी मारिया नजर नहीं आ रही थी। बस उसके आसपास आदमखोर थे जो अब इसके करीब आ रहे थे। उनके हाथों में एक तेजधार हथियार था। वो इसके जिस्म के हर हिस्से को टुकड़ों में कर देंगे ताकि खाने में आसानी हो। टोनी बेबस होकर वहां पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारते, पीछे से गोली आई और सीधा उसकी खोपड़ी में जा लगी। वो कबायली वहीं मारा गया और ये गोली जैक ने चलाई थी। जी हाँ, वो जिंदा है। उसने अब अपने बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन असल खेल तो अभी शुरू होगा। जब ये दोनों वहां से बाहर आए तो टोनी ने बताया कि उन्होंने मारिया को कैदी बनाया है, मगर वो कहाँ है उसे नहीं पता। जैक अपना तजुर्बा इस्तेमाल करता है। उन कबायलियों के कदमों के निशानात को बड़ी बारीकी से जांच परख कर एक जगह पहुंचा जो एक गार जैसी थी। वहीं टोनी ने देखा कि एक कबायली ने उसे रस्सियों से बांध रखा है, यानी अभी तक उसने उसे मारा नहीं है। टोनी ने वहां जाकर उसे खत्म करने का मुतालबा किया, मगर जैक समझदार था। ऐसे वो उसे मार नहीं सकते। हो सकता है कि वहां और भी हों, उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। वो आगे आगे चलता है, लेकिन टोनी ये भूल गया कि ये इलाका उन्हीं का है। इन लोगों ने यहाँ हर एक चप्पे पर जाल बिछा रखे हैं, जिसमें वो एक में बुरी तरह फंस जाता है और कुछ देर में उसकी जान निकलना शुरू हो जाती है। वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। इन चीजों के बारे में गार में मौजूद सबको पता चल जाता है कि बाहर कोई फंस चुका है। वो फौरन आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। जैक, जो कि आगे निकल चुका था, वो अपने बेटों को ऐसे दर्द में देखता है। वो ये मंजर नहीं देख सकता था। उसने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करके उसने बाकियों को यहां बुला लिया। लेकिन अगर वो गोली ना चलाता तो उसके बेटे को वो लोग मार देते। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी थीं। जैक भी अब पूरी जान से लड़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया कि अब वो इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल हो चुका है। अब या तो उसे खुद मरना पड़ेगा या फिर उन लोगों को मारना होगा। दरमियान का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर में उसे यह एहसास हो चुका है कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जब चारों तरफ से मुसलसल गोलियां चलने लगती हैं तो वो गिर जाता है। अभी भी वो लड़ता रहता है। इधर टोनी, जिसने खुद को आजाद कर लिया था, अब मारिया के पास जाता है ताकि उसे भी आजाद करवा सके। उसने इस कबायली पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। लेकिन जब उसने दोबारा फायर किया तो सीधी गोली उसके कंधे पर लगी, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर मारिया ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने उसके मुंह पर एक नुकीली चीज से हमला किया, जिससे वो वहीं गिर गया। वो खुद को आजाद करके वहां से भागने लगती है। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, मगर आजादी की रोशनी उसे साफ नजर आ रही थी, जिसके पीछे वो पूरी जान से दौड़ रही थी। मगर अफसोस, ज्यादा देर वो भाग नहीं सकी, क्योंकि इस पूरे जंगल में सिर्फ उन्हीं कबायलियों का कब्जा है। हर जगह उनके लोग मौजूद हैं जो मारिया को पकड़ लेते हैं, और उन्होंने तो आप जैक को भी पकड़ लिया। जी हाँ, वो अभी भी उनके जंगल में आ चुका है। जब वो सब उसे अपने लीडर के सामने लेकर आए तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता है पहले उसका साथी जिंदा जलाया गया था, वो भी इसी आदमी ने किया था। इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि उसे हम बहुत आराम से खाएंगे, सिर्फ उस दिन जब कुछ खास हो। यानी कि वो जैक को ज्यादा तकलीफ देना चाहते थे। जैक के अंदर थोड़ी बहुत जान बाकी थी, तो वो हंसते हुए बोला कि तुम जैसे लोगों को हमारी दुनिया में नाली का कीड़ा कहते हैं। लीडर का खून खौल उठा। लीडर उसके पास आया और बोला कि अब तेरी बारी है। तुमने बहुत से लोगों को मारा है और मैंने इन लोगों की मौत को करीब से देखा है। इतना कहकर जब वो अपना चेहरा हटाता है तो जैक दंग रह गया। वो उसका असिस्टेंट था। ये सच जानकर उसके होश उड़ गए। उसके जहन में कई सवालात आने लगे, मगर सबसे पहली चीज जो उसने पूछी वो ये थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। आखिर इन लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा था। तो उसने कहा कि वो ये सब अपने देवता को खुश करने के लिए करता है, जो यही हमारे साथ हमारे जंगल में रहते हैं। हम लोगों को मारकर उनके सामने रख देते हैं, फिर सबसे पहले वो कुछ चखते हैं, जिसके बाद हम उस आदमी को एक एक करके खा जाते हैं। यहाँ आके जैक को समझ आया कि आखिर वो हर मिशन में नाकाम क्यों हो जाता था।
क्योंकि उसका असिस्टेंट उन लोगों को पहले से तला दे देता था, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते थे। अब वो तो उसे पुरसुकून तबीयत का इंसान समझता था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो खुद भी हैरान रह गया। यहाँ एक और बात पता चलती है कि जो बंदूकें इन सबके पास हैं, वो दरअसल असिस्टेंट ने चोरी करके लाकर इन लोगों को दी हैं, ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। जब लीडर उसके बाद चाकू लेकर आया तो हम उसकी आंखों में आंसू देखते हैं। इस दौरान उसने बताया कि जिसे जिंदा जलाया गया था वो उसका बेटा था। इतना कहते ही वो उस पर कई बार चाकू से हमला करता है और बुरी तरह मारकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। अब अगले दिन उन लोगों ने सबको मार दिया था सिवाय मारिया के, क्योंकि वो एक लड़की थी और वो इससे अपनी आबादी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अभी वो उस पर ज्यादा जुल्म सितम करते हैं। लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह उस पर लाद दिया और किसी बैलगाड़ी की तरह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी देर चलते चलते मारिया अचानक गिर पड़ी। उसके पैर सड़ चुके हैं क्योंकि उसने जूते नहीं पहने। ऊपर से वो जख्मी भी है, कल से ना कुछ खाया है और ना ही पिया है। वो लोग उसे पैर से लात मारते हैं ताकि वो फिर से चलने लगे, लेकिन अब उसमें जान नहीं बची, वो नीम मुर्दा हो चुकी है। तो लीडर ने उसे पीने को पानी दिया, क्योंकि अब अपना सामान जल्दी से दूसरे अड्डे पर पहुंचाना था और किसी भी वक्त रेस्क्यू वाले आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। मारिया ने पानी पिया और दोबारा खड़ी हो गई, लेकिन इसी वक्त दोस्तों हर सम से गोलियां चलने लगती हैं। आदिवासियों को समझ नहीं आया कि ये गोलियां कहां से चल रही हैं। वो इधर उधर फायरिंग करते हैं, मगर एक एक करके खुद भी मरना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ लीडर ही जिंदा बचा था। सामने टोनी आया, वो जिंदा था लेकिन जख्मी था, और जख्मी शेर और भी ज्यादा ताकतवर होता है। जब लीडर ने टोनी को सामने खड़ा देखा तो वो मारिया को यरगमाल बना लेता है, उसके गले पर छुरी रख देता है ताकि टोनी अपने हथियार फेंक दे, सरेंडर कर दे। लेकिन टोनी में अभी कुछ देर पहले ही अपने वालिद की लाश देखी थी। अब वो सबको मार कर ही दम लेगा। बगैर डरे वो आगे बढ़ने लगता है तो लीडर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो आगे आया तो वो मारिया का गला काट देगा। लेकिन वो पहले उसे सीधा एक हेडशॉट मारता है, फिर उसके पूरे जिस्म में बेशुमार गोलियां उतारता है। वो उसे इससे भी ज्यादा खौफनाक मौत देना चाहता है, लेकिन अब उसके जिस्म में जान ही नहीं बची, इसलिए वो वहीं गिर पड़ा। मारिया उसका सहारा बनी, उसे कंधा देकर उठाया। अब दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, अब ये बाहर निकल पाएंगे या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इसी वक्त हम जंगल की दूसरी तरफ कुछ अजीब सी आवाजें सुनते हैं, जो ना तो जानवरों की थीं और ना ही इंसानों की। यानी कि साफ है कि तांदो यानी कि मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, अब तांदो शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी होकर ट्राइबल के कुछ अहम लोग जिंदा हैं और उनके पास लाखों की फौज है। इसीलिए उन्होंने शहर पर जाकर अपना कब्जा करने का इरादा कर लिया है। असिस्टेंट और उसके पास बहुत कम लोग थे, तो ये साफ है कि ये दोनों इतनी आसानी से इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जंगल उनका घर है और मालिक की इजाजत के बगैर कोई बाहर नहीं जाता। यह कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे।